किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम खेती किसानी से जुड़े हुए ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे आपकी खेती किसानी में परिवर्तन आ सके, आपकी आय बढ़ सके, किसान भाई प्रगतिशील हो सकें और हमारा देश भी आगे बढ़ सके। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ ऐसे विषयों पर हम चर्चा करते हैं जिसमें आपके सवालों को शामिल किया जाता है। टोल फ्री नंबर के जरिए आप फ़ोन करके अपने सवाल हमारे स्टूडियो में मौजूद खास एक्सपर्ट से पूछते हैं और आपके लाइव सवाल, आपके सवालों के जवाब आपको दिए जाते हैं। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और कौन से सवालों को शामिल करेंगे, आप इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका पहला विषय है श्री अन्न की खेती। इसके अलावा जो दूसरा विषय आज चर्चा का रहने वाला है वो है खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। खास एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। अब आपको उसमें क्या करना है, इस विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप टोल फ्री नंबर के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800-11-3060, 1800-11-3061। फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपके टेलीफोन में पर्याप्त नेटवर्क भी हो। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय आप अपना नाम और जहां से आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं जगह का नाम लिखना ना भूलें। दर्शकों, इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी आप अपने कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा ये दो खास जो विषय हैं इससे जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बार उनसे भी मैं आपको तारुफ करा देता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज त्यागी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप महाप्रबंधक हैं राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, पूसा, नई दिल्ली से। इसके अलावा आज हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नगीना, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों खास मेहमानों से आपको तारुफ करा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम में जैसे हमने आपको बताया कि दो विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो हम आज बात करने वाले हैं, खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पंकज त्यागी जी का रुख करेंगे। पंकज जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि खरीफ फसलों की जब हम बात करते हैं तो उसमें बीज की उपलब्धता का मतलब क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? हाँ, जैसा हम सभी किसान भाई जानते हैं कि खरीफ एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सीज़न है जी, क्योंकि जो कृषि वर्ष की जो शुरुआत होती है वो खरीफ सीजन से ही होती है। और खरीफ का जो टोटल जो एरिया हमारे देश में है वो 1100 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा का जो रकबा है जिसकी बिजाई हमारे देश में की जाती है। और ये मुख्यतः वर्षा पे आधारित फसल का एक मौसम है जी। खरीफ के फसलों के बीजों की व्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा अभी पिछले 30 अप्रैल को ही सभी राज्यों के साथ एक बैठक की गई, एक संवाद स्थापित किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि बीज की पर्याप्त मात्रा और बीज के साथ साथ खाद की भी पर्याप्त मात्रा सभी राज्यों में पूर्ण रूप से हो। इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम ने भी पूरी तैयारी की हुई है और राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा 4 लाख क्विंटल से ज़्यादा क्या खरीफ बीज की जो उपलब्धता किसानों को कराई जा रही है जी। तो राष्ट्रीय बीज निगम के बारे में भी आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। बीज के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी बीजों को खेती की जान माना जाता है। जी हाँ, अगर बीज अच्छी किस्म के होंगे तो फसल भी अच्छी होगी। कहा भी जाता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ऐसे में किसान को बुआई हमेशा अच्छे और उन्नत किस्मों के बीजों से ही करनी चाहिए। शुरू से ही
बेहतर उत्पादन में अच्छे बीजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25% अधिक कृषि उपज देता है। किसान को बीज लेने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बीज हमेशा अपने इलाके के हिसाब से ही लें। बीज हमेशा प्रमाणिक संस्थान से ही खरीदें। बीज अधिकृत दुकानदार से ही लें। राष्ट्रीय बीज निगम इस ओर सराहनीय काम कर रहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी डिमांड के आधार पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हों और उन्हें बीज के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहां एक और अच्छी पैदावार मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर समय और पैसों की बचत भी होती है। किसान अगर अशुद्ध बीज बोते हैं और तैयार करते हैं, तो उन्हें इससे ना अच्छी पैदावार मिलती है और ना ही बाजार में अच्छी कीमत। अशुद्ध बीज बोने से एक और उत्पादन तो कम होता ही है, दूसरी ओर अशुद्ध बीज के कारण भविष्य के लिए अच्छा बीज भी नहीं मिल पाता। अशुद्ध बीज के कारण खेत में खरपतवार उगने की समस्या भी सामने आती है। अगर किसान चाहे कि उनके अनावश्यक खर्चे कम हों और अधिक उत्पादन व आय मिले, तो उन्हें फसलों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन और उपयोग करना चाहिए। तो सही बीज का चुनाव करना कितना आवश्यक है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आज का दूसरा विषय है श्री अन्न की खेती, उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी की रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आज के समय में श्री अन्न की खेती कितनी महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका निभाती है, और पिछले दशकों की बात करें या इतिहास की बात करें, श्री अन्न की खेती हमारे देश में मुख्य रूप से की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम उस खेती से हटते जा रहे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी। नमस्कार सभी को। किसान भाइयों, देखिए मैं बताऊं आपको कि जो खरीफ मौसम में जितनी भी हमारी मोटे अनाज की खेती है, अभी उसका जो है बिल्कुल सही समय है। जितनी भी हमारी जो मुख्य रूप से ज्वार बाजरा है, रागी है, कोदो कुटकी है, या कंगनी है, या चीना है, ये मुख्य कुछ फसलें हैं और इनमें से मुख्य रूप से शुरू की 3-4 फसलें हैं जो हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती है। और अभी आजकल जैसे लास्ट ईयर हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 मनाया गया, इसी के ऊपर एक मिलेट्स मिशन परियोजना भी भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसके तहत हमारा जो IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद है, उसकी तरफ से बीजों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ कृषि विज्ञान के थ्रू या किसी FND वर्ती के माध्यम से किसानों तक महाप्रदर्शन के रूप में हम लोग ले जा रहे हैं, ताकि लोगों को जागरूक हों, किसान भाई जागरूक हों इसके लिए और अपनी खेती में समावेश करें इसका। ये बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं। आजकल जितने न्यूट्री सीरियल्स की बात करें, उस पर बात हो रही है कि भाई पौष्टिकता के लिए पोषकता तो हमें चाहिए, आम जीवन में सभी को चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे जमीन हो, सबकी पूर्ति इनसे की जा सकती है। और ये कम पानी और कम लागत में की खेती की जा सकती है और ये हमारे जीवन के लिए एक लाइफलाइन का काम करती है। सारी फसलें जितने मिलेट्स हैं, तो इनका बड़ा महत्व रोल है हमारे जीवन में। सीधा आने वाले समय, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, प्रशिक्षण के माध्यम से भी और प्रदर्शन के माध्यम से। महत्वपूर्ण फसलें हैं और कई इसके फायदे भी हैं। और जब बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं श्री अन्न की खेती के बारे में बात की जाती है और श्री अन्न की फसलों के बारे में बात की जाती है। इसके बारे में विस्तार से और भी जानकारी लेंगे डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी से, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। श्री अन्न को मोटा और पौष्टिक अनाज भी कहते हैं। श्री अन्न जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं जो 131 देशों में उगाई जाती हैं। ये भोजन के लिए उगाए जाने वाली अनाज की पहली फसलें हैं जिसके साक्ष्य सिंधु सभ्यता में पाए गए हैं। एशिया और अफ्रीका में करीब 59 करोड़ लोगों के लिए यह पारंपरिक आहार है।
बता दें कि भारत का पौष्टिक अनाज उत्पादन एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। श्री अन्न में बाजरा, कंगनी, बारयार्ड, कोदो, ब्राउन टोप, रागी, कुटकी के साथ साथ फोनियो, ज्वार और टेफ सहित अनाज के विविध समूह शामिल हैं। श्री अन्न की खासियत यह है कि इन्हें कम लागत और कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। रागी की खेती की बात करें तो रागी की खेती सघन पद्धति से करना फायदेमंद रहता है। इस तरीके में 15 से 20 दिनों पुराने पौधे रोपण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये पुराने पौधों की तुलना में ज्यादा संख्या में कल्लों का उत्पादन करते हैं। अच्छी उपजाऊ मिट्टी में 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। पौधों के बीच ज्यादा दूरी से जड़ों का अच्छा विकास होता है। रागी बोने के इस तरीके में बीज की मात्रा काफी कम लगती है। साथ ही कम वर्षा वाले इलाकों में भी इस पद्धति से ज्यादा उत्पादन मिलता है। वहीं मड़ुआ बोने के लिए सीधी बुआई या रोपा विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पंक्ति में बुआई करने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलो बीज काफी रहते हैं। कोदो बोते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। आपको बता दें, मोटे अनाजों की खेती करने के लिए उर्वरकों और खादों की भी काफी कम जरूरत पड़ती है, जिससे उनका जो मिट्टी वो किस तरह की है, वहाँ की पानी की जो उपलब्धता है वो किस तरह की है और मौसम जो है किस तरह का, मौसम उसी के अनुसार वो वैरायटी का चयन करें। जहाँ तक बीज लेने की बात है कि कहाँ से बीज लिया जाए, उसके लिए जो भी कंपनी, जिस भी निगम या कोई भी जो दूसरा कोई स्रोत आप जहाँ से बीज लेना चाहते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए आप ये जान लें कि क्या वो बीज विक्रेता उसको अथोराइज किया हुआ है उस बीज उत्पादक कंपनी द्वारा जिसका बीज आप लेने जा रहे हैं। तो आप हमेशा जब भी बीज लें वो ऑथेंटिक जो डीलर हैं या ऑथेंटिक जो सोर्स हैं, अथोराइज जो सोर्स हैं, उनसे ही बीज लें। जहाँ तक बीज का ट्रीटमेंट की बात है, आजकल ज़्यादातर बीज जो है जो ट्रीटमेंट के साथ आते हैं और उस पहले से ही उस पर ध्यान दिया जाता है कि जो भी फसल में जो रोग या कोई कीट जो लगने की जो संभावना रहती है, तो प्रयास यही रहता है कि उसको बीज को उपचारित करके दिया जाए ताकि जो बीज जनित रोग या जो मृदा जनित रोग हैं उससे जो है एक किसान को एक आसानी से उसका कंट्रोल हो सके। तो बीज पहले से ही ट्रीट किया होता है और अगर बीज ट्रीट नहीं है और किसान भाई ट्रीट करना चाहते हैं तो वो भी आवश्यकता अनुसार वो किसी भी जो जैविक टीका भी लगाते हैं या कोई फंजीसाइड से भी बीज का ट्रीटमेंट करते हैं या कोई जो है एग्रोकेमिकल से भी ट्रीटमेंट करते हैं। वो अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो भी विषय विशेषज्ञ जो कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या और भी किसी संस्था का एक्सपर्ट वहाँ पे उपलब्ध हैं, उनसे किसान भाई जानकारी ले लें। और जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका बीज का जो है जमाव के बारे में था कि उसका जमाव के लिए जो है कैसे आप जानें। तो किसान भाई, कोई भी किसान भाई अगर कोई बीज का कोई पैकेट ले रहे हैं और उससे कुछ दाने निकाल के जो उन्होंने ख़रीदा है उसको एक बार बोने से पहले आप 25 या 50 जो है दाने निकाल लें और उसको किसी भी पेपर में जिसमें नमी हो या जूट का कोई बैग हो या कोई कॉटन का बैग हो, उसको दबा के कुछ दिन के लिए रख दें और उसके 5-6 दिन बाद उसको देख लें कि कितना जमाव का प्रतिशत उसमें जो है आता है। शायद एक सवाल किसान भाई ने ये भी पूछा था कि बीज को जब लें तो क्या क्या जो है सावधानी रखें। तो जब वो बीज लें तो बीज का बिल जो है अवश्य ले लें और उस पर ये भी ध्यान कर लें कि उस पर जो है लॉट नंबर लिखा होना चाहिए जी। और बीज का जो पैकेट है वो उस पर सील लगी होती है। जितना भी सर्टिफाइड आप बीज खरीदेंगे वो उस पर एक लेबल और एक टैग भी लगा होगा। उस पर पूरी बीज की जानकारी होगी कि इसका बीज का कितना प्रतिशत इसमें जमाव आएगा या इसका कितना प्रतिशत इसमें प्योरिटी है, चाहे वो आनुवांशिक प्योरिटी हो चाहे वो जो भौतिक शुद्धता, दोनों उस पर लिखी होगी। उसके अलावा बीज की कौन सी वैरायटी है वो भी उस पर लिखा होगा और बीज की वैलिडिटी, वैधता
तो ये सारी चीज़ें बीज के पैकेट पे लिखी होती हैं, तो ये सारी चीज़ किसान भाई अपना ध्यान रख सकते हैं जब वो बीज खरीदते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि बीज खरीदते समय किसान भाई इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसान भाई अच्छी फसल पैदा कर सकेंगे और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। आपके सवालों को शामिल किया जा रहा है। श्री अन्न की खेती और खरीफ फसलों की बीज की उपलब्धता पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, जब हम श्री अन्न की खेती की बात करते हैं तो जो किसान भाई श्री अन्न की खेती की शुरुआत करना चाह रहे हैं या खरीफ के मौसम में श्री अन्न की खेती करना चाह रहे हैं, खेतों की तैयारी इस समय कैसी करनी चाहिए और खेतों की तैयारी करना कितना महत्वपूर्ण है? मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, फसलों का और बीज की बुआई किस तरह से होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे ये जो मौसम चल रहा है अभी, ये बिल्कुल खरीफ सीजन का मौसम है जी। और इसमें अभी हमें खेत की तैयारी से संबंधित क्रियाएं करनी है, चाहे हमें जुताई कर, चाहे हमें उसमें मेड़बंदी या किसी तरह की जो है अर्थ बाइंडिंग करनी है, वो सारा काम हम जून के माह में कर लें अभी। और अभी हम 15 जून के बाद से, अभी आज 17 जून हो गई है, तो हम लोग जैसे चाहे इनमें से कोई भी फसल लेनी है, हमें बाजरा लेनी है या ज्वार लेनी है या हमें रागी लेनी है या और अन्य जो फसलें हैं मोटे अनाज की या श्री अनाज की, उनका हम चयन कर लें कौन सी फसल लेनी है और उसमें जो भी प्रजाति हमें मिल रही है, वो चाहे हमें प्रदर्शन के माध्यम से मिल रही है या हमें फिर अपना बीज कहीं से हमें मतलब हुआ है कहीं से उसके माध्यम से, तो उसकी खेतों की तैयारी में कोई अलग अंतर नहीं है। जो खेत की प्रक्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं हैं, वो सेम हैं जैसे दूसरी फसलों करते हैं कि हमें मिट्टी को अपनी जो है अच्छी तरह से जो है जुताई करके उसको जो है अच्छी तरह से एक तरह से ऐसा कर लेना चाहिए ताकि उसमें हमारा जो है किसी तरह का खरपतवार हरी अवस्था में ना हो और वो सूख जाए। जुताई करने पहले ही 8-10 दिन पहले जुताई करके रखें और वो सूख जाए। देन उसके बाद हमें जो है प्लेवा करके, अगर बारिश ना हो रही हो तो प्लेवा करें, प्री इरिगेशन करें और उसके बाद हम उसकी नमी रहते हुए हम उसको जो है उसकी एक तैयारी करके हमें बिजाई करनी है या बुआई करनी है। बुआई के एक तो सिंपल तरीका जो आजकल किसान अपने आप से करता है, वो ना करके अगर कहीं सीडल मशीन वगैरह है तो उसके माध्यम से कर सकते हैं ताकि हमारा बीज इसमें जो सही समय पे सही मात्रा में और कितना बीज लगना चाहिए उसकी जो है मशीन के द्वारा लगे। अगर हम उसको मैनुअली तरीके से हम पेड़ के बोते हैं तो उसमें हमारा बीज भी ज्यादा लगेगा और उसमें हमें जो है उतना अच्छा जमाव नहीं मिलेगा, क्योंकि एक वो बीज हमारा निश्चित गहराई जो 4 से 5 सेंटीमीटर पे या जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। तो वो भी एक। दूसरा, ये हम पहले मन बना ले, पहले अपनी योजना बना ले कि भाई हमें कौन सी जो है खरीफ में किस तरह की इनमें से कौन सी फसल लेनी है। और ये सारी फसलें, अधिकतर जो मोटे अनाज की फसलें हैं उनका अधिकतर फसलों का जो समय है वो खरीफ सीजन है और खरीफ सीजन में हम ये सारी फसलें जो हैं 45 दिन से 80 दिन के अंदर पूरी होती हैं। इतनी अच्छी फसलें हैं सारी हैं, जितनी भी जो है श्री अन्न की फसलें हैं वो मैक्सिमम 90 डेज से ऊपर नहीं जाएगी। 45 दिन से लेकर के और 90 डेज के अंदर की सारी फसलें हैं और ये कम पानी में और कम जो कृषि निवेश है, कृषि इनपुट है या ये कम लागत में, ये दोनों ही ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, कम लागत और कम
पानी वाली चाहने वाली फसलें हैं, और इससे किसान की लागत भी कम आएगी, और इससे जो पौष्टिकता या जो दूसरी चीजें हैं फसल के हिसाब से, अगर मैं बात करूं इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से, तो देखिए कई चीजें हैं जो प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इनके लिए एक अच्छा स्रोत है, कोई भी फसल। जी ठीक है ना? डॉक्टर भूपेंद्र जी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, वो फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। एक बार उनका सवाल ले लेते हैं। नाइक अहमद, कानपुर, उत्तर प्रदेश से। नाइक जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। चलिए संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। श्री अन्न की खेती के बारे में हम जानकारी ले रहे थे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंकज त्यागी जी का रुख करते हैं। पंकज जी, जब बात हम यहाँ पर करते हैं बीज की उपलब्धता के बारे में, और जब आपने जानकारी दी राष्ट्रीय बीज निगम के बारे में, तो खरीद के सीजन में क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो खाद्यान्न सुरक्षा की, उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जी, खरीफ की मुख्य सभी फसलों का बीज राष्ट्रीय बीज निगम के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जी, और ये हमारे सभी जितने भी हमारे बीज विक्रय केंद्र हैं, या चाहे हमारे डीलर हैं, चाहे हमारे एफपीओ, सभी के माध्यम से आसानी से किसानों को उपलब्ध हैं। जहां तक राष्ट्रीय बीज निगम की भूमिका है, राष्ट्रीय बीज निगम की भूमिका देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। देश में जो हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति के समय जो बोनी प्रजाति का गेहूं जो यहाँ पे लाया गया, उस बोनी प्रजाति के गेहूं को प्रचुर मात्रा में उसका उत्पादन किया गया और किसानों को उसको उपलब्ध कराया गया। यदि हम देखें आज़ादी के समय 1951 में, जहां हमारे पूरी जो जनसंख्या थी लगभग 36 करोड़ की थी, और लगभग 85% जो लोग थे वो कृषि पे आधारित थे, जिनकी जीविका कृषि पे ही थी, खेती में ही काम करते थे, वहाँ से ही उनका पूरा जीवन यापन होता था। और हमारा जो कुल जो उत्पादन उस समय था वो लगभग 51 मिलियन टन का हमारा जो है टोटल उत्पादन था। यदि हम 2023 की 1951 से अगर तुलना करते हैं, तो आज के समय हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 143 करोड़ से जो ज़्यादा है जी, और हमारी लगभग जो है 50% के करीब हमारी जो लोग हैं वो कृषि पे आधारित हैं, यानी कि जो कृषि पे जो जनशक्ति लगी थी, जो उस समय आज़ादी के समय थी, उससे जो है उसका प्रतिशत बहुत कम हो गया है। लेकिन हमारी जो पूरा जो कृषि खाद्यान्न उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है, जो लगभग 320 मिलियन टन से भी ज़्यादा है। यानी अगर हम देखें तो जनसंख्या का जहां लगभग 4 गुना अगर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो हमारा जो उत्पादन जो है वो लगभग 6 गुना बढ़ा है 1951 के बाद। और हम साथ के साथ आज निर्यात भी कर रहे हैं उत्पादन के अलावा। तो राष्ट्रीय बीज निगम की बहुत बड़ी भूमिका जो है देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने में जो है रही है। और आज भी जो है हम लोग लगभग 80 जो विभिन्न फसलें हैं उसकी 620 से ज़्यादा प्रजातियों का हम उत्पादन कर रहे हैं। इस तरह से जो हमारे 5 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बहुत बड़े फार्म भी हैं, वहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत काम कर रहे हैं, और लगभग 4 लाख जो है से ज़्यादा की संख्या में हम डिफरेंट फ्रूट जो प्लांट्स हैं उनके सैपलिंग का प्रोडक्शन करके भी किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। जी, पंकज जी फिर से लौटेंगे आपके पास। फिलहाल एक दर्शक हैं रंजीत कुमार, सुपौल, बिहार से। रंजीत जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रंजीत जी अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पुलकित सर। नमस्कार सर, मैं ये कह रहा हूँ कि यानी जैसे मोटा अनाज है रागी का जी, रागी यानी कि ये जो प्रोसेसिंग में यानी कि वो जो जब हम उसको काटते हैं ना खेत से, जी जी, काटने के बाद इसमें सर हमें जैसे दो हेक्टेयर पिछली बार ही लगाया, बहुत मजदूर लग गया, यानी कोई थ्रेशरिंग के लिए है कोई यानी कि प्रबंध इसका? जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं और आपको इसका समाधान भी बताते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी का रुख करते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, जो हमारे दर्शक हैं इन्होंने रागी की फसल लगाई थी और इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्या समाधान है इनके लिए? इसमें रागी, देखिए रागी 2 तरीके से लगाई जाती है, जो इन्होंने लगाई होगी मुझे नहीं पता कैसे। एक तो सीधा बीज से, और एक ट्रांसप्लांटिंग तरीके से, रोपाई के माध्यम से भी लगती है रागी। तो उसमें मैं बता दूं आपको, जैसे 1-2 डिजीज है जो, या जैसे ब्लास्ट वो आता है, और जैसे धान में आता है, मैं आपको एग्जांपल कंपैरेटिवली बता रहा हूँ, इसमें भी ब्लास्ट आता है।
तो उसके लिए जो हमारी दूसरी फसलें हैं उनकी अपेक्षा केमिकल्स का स्प्रे हम कम करते हैं, क्योंकि इनका सीधा एक तरफ हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारा आईपीएम का एक पैकेज होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, या हमारा जो दूसरा एक आजकल प्राकृतिक सॉल्यूशन भी चल रहा है, जैसे हम लोग उसमें 10 प्राणी का छिड़काव करते हैं, जो लोकल लेवल पे जो हमारी नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बात हो रही है उससे भी कर सकते हैं। बट फिर भी अगर फसल ज्यादा खराब हो रही है तो उसके लिए केमिकल यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो सुरक्षा वैज्ञानिक हैं या जो हमारे सुरक्षा वैज्ञानिक हैं उनसे सलाह लेकर के, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई भी केमिकल इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। और अगर ब्लास्ट से रिलेटेड बहुत सारे तमाम केमिकल्स हैं, वो उस समय डिपेंड करता है कि क्रॉप आपने कब लगाई और किस सीजन में आप जो है स्प्रे कर रहे हैं। अगर अप्रैल में लगाई है तो अलग स्थिति बन जाती है, और अगर रोपाई की है अभी इसमें जुलाई में आप लगाएंगे तब उसमें ब्लास्ट उतना नहीं आता। अगर सीड से लगाई है तो उसमें ब्लास्ट आया है, हमने देखा है करके, तो उसकी स्थिति अलग है, फिर उसके लिए रसायन पे जाना पड़ेगा। जी, तो रंजीत कुमार जी, आपके समस्या का समाधान उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा, और आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से संपर्क कर भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक है जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल शामिल कर लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। सर, पिछला वर्ष जो रहा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में पूरे विश्व में मनाया गया है, तो इसी से प्रेरित होकर हम अपने खेत में ज्वार और बाजरे की खेती करना चाहते हैं। तो आईसीआर ने जो ज्वार और बाजरे की कौन सी उन्नत किस्में निकाली हैं जो हमारे प्रदेश के लिए अनुकूल हैं, जिसको हम लगा सकते हैं, उनका किस्मों के बारे में जानना था मुझे विशेषज्ञ से। जी, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, इनको किस्मों के बारे में जानना है, और ये प्रेरित होकर, जैसे कि पिछले वर्ष हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया, उससे प्रेरित होकर इस खेती के लिए ये इनकी रुचि जागी है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी इनकी दीजिए। ये किसान भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, प्रजाति के लिए? जी, उन्नत किस्में की कहाँ से उपलब्ध कराई जा सकती है? उन्नत किस्में मैं बता रहा हूँ आप, जैसे देखिए बीएल एक सीरीज है, बीएल के नाम से जो फिंगर मिलेट में रागी में है, 146 है, 149 है, और BL 62-2, ये 3 वैरायटी बहुत फेमस है। और ये हमारा यूपी में, और जो है आपका जो आसपास का एरिया है, यूपी है, हरियाणा है या उत्तराखंड है, इसमें खूब लग रही है। ये 2-3 वैरायटी तो ये है अच्छी वैरायटी जो है। बाकी इसके अलावा और भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए प्रजातियों की या उन्नत किस्मों की, तो आप आईसीआर से भी सीधे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से आप जो है जो संबंधित एरिया है, जैसे आप जहाँ पे भी हैं, आप बिहार से अगर हैं तो बिहार के लिए अलग है, तो 2-4 वैरायटी उधर के लिए अलग संस्कृति है, और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अलग है। तो कुछ एरिया जोन वाइज बटे हुए हैं, तो उनके हिसाब से जो प्रजातियां हैं, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद से भी संपर्क कर सकते हैं। उनसे सीधे, वो आजकल सीधे संवाद करते हैं, सीधे आपका अगर किसी भी तरह जानकारी लेनी है टेलीफोनिक भी, मोबाइल के थ्रू, वो बता सकते हैं। उसमें बीज के मामले में, और जो राष्ट्रीय बीज निगम है, इनके माध्यम से भी हम कुछ लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इधर, तो ये भी बीज मंगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप जो जिस वैरायटी का बीज चाहिए आपको, आप उनसे सलाह लेकर के उनके माध्यम से भी बीज बुक कर सकते हैं, वो भी मंगाते हैं। जी, तो नीतीश जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और आप अपनी खेती में आगे बढ़ेंगे, अपनी आय को बढ़ाएंगे, और देश में भी आप देश को विकसित करने में भी अपना योगदान जरूर निभाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है, श्री अन्न की खेती कैसे करें, और खरीफ फसलों में, खरीफ सीजन में फसलों की बीज की उपलब्धता कैसे की जाए,
और कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पंकज त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, अब आप काम रुख करना चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि हमारे दर्शक ने अभी एक सवाल पूछा कि उन्नत किस्में कहाँ से उपलब्ध कराई जाएँ, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी ने राष्ट्रीय बीज निगम का उसमें जिक्र भी किया। आपसे जानना चाहते हैं, जब मोटे अनाज की खेती का हम यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, साथ साथ मोटे अनाज की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं या मोटे अनाज की कई किस्में लगाना चाहते हैं, उन्नत किस्में लगाना चाहते हैं, उनको बीज की उपलब्धता कहाँ से होनी चाहिए? जी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय बीज निगम के सभी राज्यों में जो है मार्केटिंग के हमारे सेंटर हैं, हमारे डीलर भी हैं, अथोराइज डीलर भी हैं, और हम एफपीओ के माध्यम से भी और ऑनलाइन ओएनडीसी वेबसाइट के माध्यम से भी हम बीज उपलब्ध करा रहे हैं। तो किसान भाई कहीं भी से भी बीज उपलब्ध, जहां हमारा बीज उपलब्ध, सभी जगह बीज उपलब्ध है, वहां से बीज प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हमारे किसान भाई रंजीत जी ने जो पूछा था, मैं थोड़ा उसमें ऐड करूंगा, डॉक्टर भूपेंद्र जी ने बताया जी। तो मैं उनसे कहूँगा कि जो ये रागी है मंडुआ जी, मंडुआ के लिए किसान भाइयों को थ्रेसिंग में बहुत परेशानी आती है, और इसके लिए जो हम आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला जो अल्मोड़ा में है, वहाँ पे एक इसके लिए एक थ्रेसर भी स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है, और वहाँ से आसानी से मिल सकता है, तो वो भी ले लें। और दूसरा, जो डॉक्टर साहब ने कुछ, डॉक्टर भूपेंद्र जी ने उनको वैरायटी के बारे में बताया, मैं और कुछ थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगा कि बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो पूरे देश के लिए रिकमेंडेड हैं, जिसमें वहाँ के ही विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की ही 3 वैरायटी है, VL 379, VL 376 और एक है VL 352। ये बहुत अच्छी प्रजाति है और देश के सभी जो है राज्यों के लिए ये जो भी मंडुआ ग्रोइंग एरिया है, जहाँ जहाँ मंडुआ की खेती होती है, उन सब के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है, और ये NSC के पास भी ये वैरायटी उपलब्ध है। जी, इसके साथ ही पंकज त्यागी जी, हम आपसे एक और सवाल जो पूछना चाहते हैं इसमें कि प्रमाणित बीज और जब लेबल बीज की बात की जाती है, तो इन दोनों का अंतर क्या है और कैसे किसान भाई इन दोनों के अंतर को समझें? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और काफ़ी किसान भाइयों के अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि ये प्रमाणित बीज और लेबल बीज ये है क्या जी। प्रमाणित जो बीज है उसकी जो रिलायबिलिटी है, उस पर किसान ज़्यादा जो है अपना विश्वास रखता है कि प्रमाणित बीज ही हमें जो है लेना चाहिए, और जितने भी वैज्ञानिक हैं या जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि प्रमाणित बीज लें। जहाँ तक प्रमाणित बीज और लेबल बीज का जो अंतर है, जो हमारी जो बीज उत्पादक संस्थाएं हैं, वो जितने सरकारी बीज उत्पादक संस्थाएं हैं, ज़्यादातर सर्टिफाइड फाउंडेशन, और जहाँ तक NSC है वो बीडर सीड भी का भी प्रोडक्शन करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ। तो जो सर्टिफाइड सीड हुआ या जो फाउंडेशन सीड हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन हम स्टेट की सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है। जी, पंकज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक दर्शक हैं जो पहले संपर्क टूट गया था, फिर से जुड़ गए हैं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास, उनका सवाल ले लेते हैं। नाइक जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, नाइक जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है, मूली, मेथी, लौंग और एक आइटम आता है अल्फाफा, 4 आइटम है सर। इसमें मैं चाहता हूँ, जैसे गेहूं का बीज होता है, मैंने 1 दाना बोया और उसमें 100 दाने निकलते हैं जब उसकी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि मैं किस कंपनी का या कौन सा बीज लगाऊं इन 4 प्रोडक्ट में, जो मेरे लागत भी कम आए, कास्टिंग भी कम आए, और उसका प्रोडक्शन बहुत हो, हाई प्रोडक्शन हो। जी, नाइक जी, बीज के बारे में जानना था, कौन सी कंपनी का लगाएं। जी नाइक जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं, पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, जो आप हमें बता रहे थे प्रमाणित बीज और लेबल बीज के का जो बीज का डिफरेंस था, और इनके सवाल को दोनों को मिला के आप जवाब दे सकते हैं। जी जी जी, नाइक जी, कानपुर में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा एरिया ऑफिस है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम 80 से ज़्यादा फसलों की 620 के करीब या उससे भी ज़्यादा वैरायटीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेथी का हम प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, हम कानपुर में नहीं कर रहे लेकिन दूसरी जगह कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ हमारे एरिया ऑफिस से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और प्रोडक्शन प्रोग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। जी, एरिया ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर सब आप वेबसाइट से ले सकते हैं। और जहाँ तक दूसरा जो पहले चर्चा चल रही थी कि लेबल सीड और प्रमाणित बीज, तो प्रमाणित बीज पे एक डबल क्वालिटी चेक है, इसलिए उसको उस पे ज़्यादा लोग रिलाई करते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन जो एजेंसी है, स्टेट की जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसके द्वारा भी
उस बीज का रजिस्ट्रेशन भी होता है और उसका क्वालिटी का इंस्पेक्शन भी होते हैं, फील्ड के भी इंस्पेक्शन होगा और उसका जो लैब के जो टेस्ट होंगे वो भी उसके द्वारा किया जाता है। और साथ के साथ जो उत्पादक है, जैसे एनएससी है, एनएससी का अपना भी क्वालिटी का पूरा सिस्टम है, डबल क्वालिटी चेक है हमारा, सर्टिफिकेशन एजेंसी भी करती है और हम भी करते हैं। तो उस पर सर्टिफिकेशन एजेंसी का एक टैग लगा होगा और लेबल सभी बीज के लिए, चाहे वो सर्टिफाइड हो चाहे वो नॉन सर्टिफाइड हो, कोई भी बीज हो, लेबल तो कंपलसरी है सीड एक्ट के अकॉर्डिंग। लेबल तो लगाना ही लगाना होगा। जो बीज उत्पादक संस्था है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको लेबल लगाना ही लगाना है। तो जहां इन दोनों में अंतर है, सर्टिफाइड जब बीज हम लेंगे, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो सर्टिफाइड सीड हो, तो उसमें एक टैग भी लगा होगा जो सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है और एक लेबल जो लगेगा वो बीज उत्पादक, यानी यहाँ एनएससी के केस में हमारी जिम्मेदारी है, हम उस पर एक लेबल लगाते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो लेबल सीड की, तो वहाँ सिर्फ एक लेबल मिलेगा, यानी कि वो जिम्मेदारी उसकी क्वालिटी की सारी जो है उत्पादककर्ता की है। तो ये मुख्य अंतर है। तो हमेशा किसान भाई कोशिश करें, यही हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि वो प्रमाणित बीज को ही प्राथमिकता दें। जी, बहुत बेहतर तरीके से पंकज जी आपने समझाया कि कैसे प्रमाणित बीज और लेबल बीज का जो बेसिक डिफरेंस है उसको कैसे किसान भाई समझें और बीज खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। फिलहाल डॉक्टर भूपेंद्र जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सअप के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। उनका नाम है रोहित और उत्तर प्रदेश से अपना सवाल पूछ रहे हैं। बाजरा बोते समय हमें इस मौसम में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पर, इसके बारे में जानकारी चाहिए इनको। डॉक्टर भूपेंद्र बाजरा जी, मैं ऐसे बताना चाहूंगा, बाजरा की बुआई के समय केवल हमें नमी का ध्यान रखना है, क्योंकि बीज का जमाव होना चाहिए और वो तब होगा जब हमारी जमीन में नमी होगी। बाकी बाजरे को सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। ये मौसम जो अभी मानसून का चलेगा या उसमें एक आध बारिश का पानी उसको मिल जाए तो वो सफिशियंट होगा। नमी रहते हुए ही बुआई करनी है। बाकी इसको फर्टिलाइजर बहुत कम लगता है। आप बिल्कुल इसमें आपकी लागत ज्यादा नहीं आएगी। आप जो है जैसे दूसरी चारे की फसलें हैं या हमारी अनाज वाली फसलें हैं, उसी की तरह हम लोग इसको फर्टिलाइजर देते हैं। और जो उर्वरक हमें देना है, बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा यूरिया नहीं देना है, क्योंकि अगर हमें सकुलेंट बनाएंगे फसलों को तो कीटों का आक्रमण होगा और ज्यादा बीमारी जो व्याधि भी है ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। जो इनमें भी बीमारी आती है, अगर उनको बचाना है हमें तो बस इसको ज्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है। एक चीज। दूसरी चीज, नमी के साथ बुआई करनी है। तीसरी चीज, जो इसके बीज की जो क्वांटिटी है उस पर ध्यान रखना है। अगर हमें मैनुअली बोना है तो ज्यादा लगेगा, अगर हमें सीडिल के माध्यम से बोना है तो एक निश्चित जो क्वांटिटी है वो लगेगी। और इसके अलावा हमें इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती। और ये बिल्कुल सूखाग्रस्त जो हमारे इलाके हैं, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या पानी के साधन, सिंचाई के साधन नहीं है, तो उन क्षेत्रों में इनकी रिकमेंडेशन है इन सारी फसलों की, चाहे हमारा बाजरा हो, चाहे रागी हो, चाहे कोदो हो, चाहे कंगनी हो, चाहे हमारी किसी भी तरह की छोटी मिलेट्स हो, मतलब इनको जो है बहुत ज्यादा इनपुट की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज्यादा रिसोर्स की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। किसान भाई की खेती आराम से कर सकते हैं और इनकी खेती करने के लिए केवल लागत ही कम नहीं, जो दूसरे जो परिश्रम है वो भी कम लगते हैं। हमें किसी की इसमें निराई की आवश्यकता नहीं, गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी भी तरह का वीड्स इसमें ज्यादा नहीं आता। जो भी प्री इमरजेंसी वीडिसाइड है, चाहे पेंडामेथलिन है, चाहे अट्राजिन है, उसका इस्तेमाल 1.5 से 2 लीटर से शुरू में कर दीजिए बुआई के बाद 72 घंटे के अंदर। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वीड्स अगर शुरू में ही हम लोग उसका रोकथाम के लिए, उसका प्रबंधन के लिए हम शुरू में ही कर दें तो इसमें फिर हमें किसी केमिकल्स की, किसी रसायन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी, फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, एक और दर्शक है जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछा है, वो जानना चाह रहे हैं, रमेश है मध्य प्रदेश से, खरीफ फसलों में अशुद्ध बीज की पहचान कैसे की जाए? जी, खरीफ बीजों में अशुद्ध बीज की पहचान कैसे की जाए, ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि जब आप बीज बाजार से खरीदेंगे तो आपको जो बीज मिलेगा वो सील्ड पैकेट में मिलेगा और वहाँ पे प्रमाणीकरण संस्था और बीज उत्पादक संस्था की एक गारंटी है
कि ये जो टैग इस पे लगा हुआ है वो उसकी प्रमाणिकता है, और उससे ये मतलब निकलता है कि जो बीज इस पैकेट में है वो शुद्ध है, और जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड जो अलग अलग फसलों के लिए तय किए गए हैं उन सब मानकों पे वो बीज खरा है। तो यहाँ तक तो चूँकि वो बीज आपको एक पैकेट में मिला है, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा संभव है कि कभी कोई किसी ने किसी तरह की चीटिंग करके वो बीज किसान को दिया है, और वो किसान, मैंने पहले भी बताया कि उसको कोई डाउट है, वो सबसे पहले उसको एक जमाव अपना लोकल टेस्ट जो घर में कर सकते हैं कि अखबार या पेपर के बीच में नमी के बीच में बीजों को रख के 25 या 50 दाने निकाल के उसको लगा लें, और 4-5 दिन बाद देखें कि कुछ जमाव आया तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो है बीज ठीक है, इसका जमाव सही है। और साथ साथ भी इसके अलावा दूसरा जूट का या कॉटन के बैग में भी वो काम किसान कर सकता है जी। बाकी जहाँ तक उसकी जेनेटिकल प्योरिटी की बात है, वो प्योरिटी उसका फील्ड में जब वो उसकी बिजाई करता है उसके बाद ही पता चलता है। तो कोई भी प्रमाणित बीज है उसमें उसकी गारंटी है कि हाँ ये बीज सही है, और एज पर जो लिखा हुआ है लेबल है पे या टैग पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी के अनुसार है। लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई कमी निकलती है तो मैंने पहले बताया कि आप एक जो बिल है वो हमेशा अपने पास रखें। बिल पे जो सीड का जो लोट है वो हमेशा उस पर देख लें कि हाँ उस पर लोट रखा, और उसकी उचित माध्यम से जहाँ भी से भी लिया है या जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे उसकी अपनी एक कंप्लेन उसकी कराएं जी। तो ये भी तरीका है जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप कैसे इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि आपका बीज जो है वो अशुद्ध नहीं है, सही है, और आपको आगे चलकर आपके उत्पादन में कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगा। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है और आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे द्वारा जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की और आपको बेहतर समाधान उपलब्ध कराए हैं। आपके सवालों को लगातार शामिल किया जा रहा है। आपका कोई भी सवाल इन दो विषय से जुड़े हुआ अगर आपके पास है, जिसमें हम चर्चा करें श्री अन्न की खेती और खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता, तो कोई भी सवाल इस विषय से जुड़े हुआ आपका हुआ है तो टोल फ्री नंबर उठाइए और फ़ोन मिलाकर सीधा सवाल आप पूछ सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर भूपेंद्र जी का रुख करते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, जब श्री अन्न की खेती की हम बात करते हैं तो इसमें मल्टी क्रॉपिंग की क्या व्यवस्था है और क्या आगे का स्कोप है? क्या मल्टी क्रॉपिंग करके भी श्री अन्न की खेती की जा सकती है और किन किन फसलों को लगाया जा सकता है? जी, मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हम लोग बाजरा की खेती कर रहे हैं अगर, तो बाजरा में स्पेशली बता रहा हूँ, तो उसमें आप जैसे इस समय खरीफ के सीजन का जो उर्द मूंग की फसलें हैं या लोबिया है या दूसरी और भी मतलब जो अन्य क्रॉप्स हैं, तो उसको आप साथ ले सकते हैं। अगर लाइन से सोइंग करी है हमने सीडील के माध्यम से, तो मल्टी क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग हम कह सकते हैं, उसको लिया जा सकता है। एक दोनों पर्पज से, एक तो हम लोगों को अतिरिक्त फसल की आय हो जाएगी, चाहे वो दाल के रूप में हो, या दूसरा जो हमें सोयल अरेंजमेंट की बात करते हैं, सोयल के अंदर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, हमारा मृदा का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भूमि को भी या सोयल को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उस वजह से भी हम लोग इन क्रॉप्स को बढ़ावा दे सकते हैं इसमें खरीफ के सीजन में, बशर्ते लाइन सोइंग हो
और एक लोलैंड एरिया ना हो, क्योंकि इस मौसम में बरसात होती है। अगर लोलैंड एरिया होगा तो वो हमारी जो हमें अतिरिक्त इनकम के रूप में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्रॉप है तो दोनों इस मौसम में जो है, अगर लोलैंड एरिया है तो वो जो है सड़ जाएगी। उससे केवल हमें जमीन को ही मिल पाएगा, अपने मतलब जो हमें आय के रूप में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। एक तो ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, चूंकि इस समय खरीफ मौसम में दूसरी फसलें जो खासतौर से जैसे रागी है, अगर रागी को भी हमने ट्रांसप्लांटिंग किया है तब तो कोई दूसरी फसल नहीं ली जाती। अगर डायरेक्ट सीडिंग मेथड से अपनाया है तो उसमें लाइन सोइंग के माध्यम से उसके साथ भी हम इसी तरह की दूसरी फसलें ले सकते हैं। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं, चाहे रागी हो या बाजरा हो या आपका जो और हो, मतलब दूसरी फसलें हैं उनके साथ भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टी क्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग या सह फसली खेती ले सकते हैं। जी, तो अगर किसान भाई श्रेयान की खेती के साथ सहफसल भी लगाना चाहते हैं तो ये तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको अपनाकर किसान भाई अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। पंकज जी का रुख करते हैं। पंकज जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब बीज उत्पादन की बात की जाती है तो अगर कोई किसान भाई बीज उत्पादन के लिए अपनी खेत की तैयारी कर रहा है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या प्रोसेस उसके लिए होना चाहिए? जी हाँ, यदि कोई किसान भाई बीज उत्पादन करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ध्यान रखना होगा कि वो बीज उत्पादन के लिए एक ऐसे क्षेत्र को चुने, ऐसे फील्ड को चुने, ऐसे खेत को चुने जहाँ पानी की उचित व्यवस्था हो, खेत समतल हो जी, खेत लोलैंड एरिया ना हो जहाँ पे बरसात का पानी भर सके, और वो जो क्षेत्र है वो उस फसल और उस प्रजाति जिसका वो बीज लेना चाहता है उसके लिए अनुकूल हो, यानी कि वो वैरायटी जो है वहाँ के लिए रिकमेंडेड हो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। किसान भाई इसका पहले ध्यान रखें। और अगर किसान भाई बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ रहा है तो जो भी संस्था जो बीज उत्पादन का कार्य कराएगी वो खुद भी इंस्पेक्शन साथ साथ किसान के साथ आके उसके जो लोग फील्ड का इंस्पेक्शन करेंगे। तो रोगिंग जो करना है वो बीज उत्पादन में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो अवांछनीय पौधे हैं, जो पौधे जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो जेनेटिकली रूप से जो डिफरेंट है, उन सबको निकालना है, दूसरे फसल के पौधों को उससे निकालना है। तो जो फसल उत्पादन और बीज उत्पादन में जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पे जो प्रजाति हो, वो बीज की जो प्रजाति हो, बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के तहत वो नोटिफाइड हो, अनुसूचित हो, उसी वैरायटी का बीज का उत्पादन किया जा रहा है। फिर उसको प्रमाणीकरण संस्था या जो भी संस्था जिसके साथ वो बीज उत्पादन करना चाहते हैं उसके साथ वहाँ पे एग्रीमेंट करें और उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। जो इंस्पेक्शन, फील्ड इंस्पेक्शन जो ज़रूरी हैं फील्ड उसमें होने, उनका कराएं। रोगिंग जो बहुत ज़रूरी है वो कराएं उसकी शुद्धता मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि एक कोई कंबाइन मशीन ली, वो किसी दूसरे खेत से आई और आपने बीज फसल वाले खेत को उससे काटना शुरू कर दिया। तो होगा क्या कि जो बीज उसमें दूसरे फील्ड का जो पहले से होगा वो उसमें पहले रहेगा और बीज में एडमिक्सचर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वो हार्वेस्टिंग कंबाइन से कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि कंबाइन की पहले पूर्ण रूप से सफाई कर लें और फिर उस बीज को उचित तरीके से आप अपना प्रोसेसिंग प्लांट पे लेके जाएं। उसमें साथ के साथ सर्टिफिकेशन एजेंसी के ऑफिसर भी ध्यान रखते हैं, जो जिस एजेंसी के साथ किसान भाई जुड़ के प्रोडक्शन कर रहा है वो भी ध्यान रखना, लेकिन साथ साथ किसान को भी ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का बहुत ही जो एडमिक्सचर है वो किसी भी स्टेज पे ना होने पाए और प्रोसेसिंग प्लांट पे सही तरह से सही जो है बीज जो है वो उसको पहुंचा दें। बिल्कुल, तो ये विशेष ध्यान रखना है इस पर। जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, अब हम अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। हम आपसे आखिरी में जानना चाहते हैं कि जो किसान भाई हमें देख रहे हैं या श्री अन्न की खेती की तैयारी करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी रूप में कम शब्दों में आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और आगे की क्या संभावनाएं हैं उसमें? किसान भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें सरकार भी बहुत अपनी भूमिका निभा रही है और ये हमारा मॉरल एक ड्यूटी भी बनती है कि इन मोटे अनाज की या सरी अनाज की फसलों का समावेश हमें अपनी फसलों में करना चाहिए। और ये जो हमारी नस्लें हैं, आगे की जो जनरेशन है, उनके लिए
और जमीन के लिए भी और हमारे जो पशु हैं उनके लिए भी। ये पूरी एक श्रृंखला होती है, पूरा चेन है। अगर हम पोषक तत्वों की ये जो हमारे अंदर कमियां, आजकल लक्षण, कमी के लक्षण और बीमारी और ये रोग जो आ रहे हैं, इनको दूर करना है तो इन फसलों का समावेश करना पड़ेगा और हमें करना भी चाहिए। और इनका थोड़े थोड़े एरिया में भी आप करेंगे तो भी एक शुरुआत हो जाएगी। और 2023 में भारत सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी थी, जो मिलेट्स मिशन चलाया है उसके माध्यम से। उसमें मिनी किट्स भी आपको जो है कृषि विभाग या NSC के माध्यम से भी या भारत सरकार के दूसरे किसी और संस्थानों के माध्यम से भी आपको दिए जा रहे हैं। तो आप नजदीकी जो भी संस्थान हो उनसे भी संपर्क करें, कृषि विभाग से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। और जो अगर आपके आसपास NSC राष्ट्रीय बीज निगम का भी ऑफिस है तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं इसकी उपलब्धता के लिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि कम पानी में कम लागत में ये फसलें हो सकती हैं और जमीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती हैं और वातावरण को कोई नुकसान नहीं होने देती और आपकी भोजन श्रृंखला में इनका स्थान है और उसे हमें देना चाहिए। जो हमारे एक न्यूट्री सीरियल्स के रूप में आज रागी उभर के आई है, फिंगर मिलेट्स उभर के आई है, इसका बड़ा महत्व है। बाजरा ऑलरेडी हमारे खाने में पहले से था, ज्वार हमारे खाने में बहुत पहले ये सारे अन्न थे, लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे। इनको फिर से रिजुविनेट किया जा रहा है, इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और इनको अपने जीवन में इनका जो है। बिल्कुल डॉक्टर भूपेंद्र जी, श्री अन्न की खेती एक ऐसी खेती है न केवल खाद्यान्न की पूर्ति करती है बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है और जो पशुधन है उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो चारा प्रबंधन का भी काम करती है। तो कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे गुण हैं जिससे किसान भाइयों को बहुत सारा मुनाफा हो सकता है और आम जनमानस को भी इसका सेवन करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर करने में श्री अन्न बहुत मदद करता है। फिलहाल डॉक्टर भूपेंद्र जी, कीमती समय निकालकर आपने किसान भाइयों के लिए जो कीमती सलाहें और सुझाव साझा किए उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर पंकज जी, आप भी समय निकालकर स्टूडियो में आए और किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण सलाहें और तमाम सुझाव आपने साझा किए उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज का जो हमारा विषय रहा कि श्री अन्न की खेती कैसे करें और खरीफ फसलों में बीज की उपलब्धता कहां से होनी चाहिए, कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे सुनिश्चित करें कि बीज आपका सही है या नहीं, इन तमाम विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण सुझाव और सलाह आप तक पहुंचाई गई। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का किसान भाई सही तरीके से सही समय पर उचित इस्तेमाल करेंगे और अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय हेलो किसान कार्यक्रम में जिस पर हम चर्चा करेंगे और आप तक वो जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, चलिए अगले विषय पर भी नजर डाल लेते हैं। अगले कार्यक्रम के जो विषय है वो पशुओं में टीकाकरण का महत्व कितना है, अपने पशुधन को स्वस्थ कैसे रखें, अच्छा उत्पादन कैसे लें और साथ ही साथ मछली पालन को लेकर क्या कुछ विशेष रहेगा। इन दोनों विषय से जुड़े हुए तमाम बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे, तमाम जानकारियाँ आप तक उपलब्ध कराई जाएंगी। और इन विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन कर अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ईमेल आईडी पर भी अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा हमारे किसान कॉल सेंटर पर भी आप फ़ोन कर अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और अपने कार्यक्रम को और बेहतर करने में मददगार साबित होता है। हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, खेती किसानी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।